सभी को मेरा नमस्ते, ग्रेट मॉर्निंग। आइए आज हम एक नए टॉपिक को लेते हैं जिसका नाम है अनसेफ पेसेस अर्थात अपठित गद्यांश। आज की डेट में इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में कम से कम 2 अनसेफ पेसेस जरूर देता है और सबसे बड़ा हेडेक हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बना होता है क्योंकि अनसेफ पेसेस जो होता है वो काफी लंबा होता है, ठीक, और ऊपर से दो आपका एनसीपीएस दे दिया होता है और उसके बाद उसको पढ़ना है, उसको समझना है, ठीक, उसके क्वेश्चन आंसर देने हैं, तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो मेरे किसी स्टूडेंट ने जिनका नाम हर्षद अली है, उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि सर प्लीज एक बार जो एनसीपीएस होता है उसको कैसे समझ करके उसका क्वेश्चन आंसर कैसे बनाना है वो मुझे समझाइए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चूंकि मैं अभी अभी वीडियो बना रहा हूँ और मेरे वीडियो बनाने पर बहुत सारे लोगों को अच्छा लग रहा है, फायदा मिल रहा है, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप लोग आगे से कमेंट करते हो कि सर हमें ये ज़रूरत है, प्लीज़ इसका वीडियो बनाइए। तो ये इससे क्या होता है कि पढ़ाने वाले का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। तो मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ हर्षद अली का, जिन्होंने मुझे कमेंट किया और प्रेरित किया कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं ताकि इनके अलावा और भी लोगों को बेनिफिट हो कि एनसीपीएस को कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं, पैसेज कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, हिंदी मीडियम वालों के साथ में जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो जब सॉल्व करने के लिए पैसेज को पढ़ते हैं तो उनका हिंदी अर्थ उनको समझ में नहीं आता है। अभी जब हिंदी अर्थ समझ में नहीं आया तो उसका क्वेश्चन का जवाब कैसे दे ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनको क्वेश्चन पेपर सॉल्व तो करना ही है, तो जैसे तैसे वो आंसर देते हैं। हो सकता है उनमें से कुछ मार्क्स मिले भी, बट यहां मैं पूरा का पूरा प्रयास करूंगा कि आपको 80 पैसे में पूरा का पूरा फुल मार्क्स आपको मिले, ये मेरा पूरा का पूरा समझाने का प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं वो मेथड जैसे हम 80 पैसे को सॉल्व कर सके। तो आइए देखते हैं पैसेज के बारे में। सबसे पहला रूल है कि पैसेज को आप कम से कम 2 बार स्लोली पढ़ें। यह मायने नहीं रखता आपके लिए कि पैसेज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको इतना तो धैर्य रखना पड़ेगा अगर आपको, क्योंकि देखिए सबसे खास बात इसमें है कि क्वेश्चन भी वहीं पर है, आंसर भी यहीं पर है, तो ये समझिए कि मुफ्त का नंबर है, तो थोड़ा सा आपको मेहनत कर लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि पहला रूल अपनाइए कि उस पैसेज को देख करके बहुत ही स्लोली 2 बार पढ़िए। इससे 2 बड़े फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि ये ठीक, इसमें फायदा किस प्रकार से होगा, ये ठीक उस प्रकार से प्रक्रिया होती है कि आपने देखा होगा कभी आपके घर में कोई मैगजीन बुक रखा है या किसी लाइब्रेरी में आप मैगजीन बुक रखे होते हैं, तो आप जब जाते तो वही मैगजीन बुक आपके हाथ में बार बार लगता है, तो आप उस मैगजीन बुक को पन्ने को पलटते रहते हैं, भले कुछ ना पढ़े, बस उसके चित्रों को देखते रहते हैं। ऐसा 3 से 4 बार किया, ठीक है, तो जब चौथी 5वीं बार आप जब पन्ना को पलटते हैं तो आपको धीरे धीरे मेमोराइज होने लगता है कि हाँ ये जो फोटोग्राफ है वो इस पेज पे की ओर है कि इस पेज की ओर है, समथिंग ये फोटो इस बुक में है, ये मेमोराइज होने लगता है। ये ठीक उसी प्रकार से प्रक्रिया होती है। तो जब आप दूसरी बार पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो कुछ इजी वर्ड आपके दिमाग में स्टोर होने लगता है, जो आपको फायदा पहुंचाता है जब आप पैसेज का आंसर देना चाहते हैं। ओके, ये पहला आपको काम करना है। दूसरा, चूंकि होता क्या है कि हम इंग्लिश मीडियम में नहीं है, हिंदी मीडियम से बिलोंग करते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इंग्लिश जो है समथिंग हम क्लास 1 से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो होता क्या है कि हम लोग इतने भी पुअर नहीं है कि कुछ भी समझ में ना एकदम 0% हो, ऐसा कभी भी किसी के साथ में नहीं होता है। तो जब आप एक बार से दूसरी बार पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत, मैं समझता हूं कि 15 से 20% आपको उसका हिंदी अर्थ ऑटोमेटिकली समझ में आने लगता है। इतना तो समझ में आने लगता है कि हाँ ये इस विषय के बारे में बात कर रहा है, इतना थोड़ा बहुत तो सबको समझ में आने लगता है। और मैं यही चाहता हूं कि कम से कम आपको 15 से 20% पहले समझ में आ जाए। ओके,
तो ये पहला रूल हो गया। और कुछ रूल्स है जिसके मैं बताऊंगा, बट इसके पहले मैंने यहाँ पर कुछ पैसेज लिख रखे हैं जो कि काफी इजी वे में लिखा हुआ है, यहाँ पर सबको समझ में आ जाए ऐसा लिखा हुआ है। मैं भी आप लोगों के साथ प्रैक्टिस के साथ में 2 बार इसे इंग्लिश में पढ़ करके हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाऊंगा, और उसके क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है मैं उसका भी रूल्स बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले आप मेरे साथ स्टडी कीजिएगा इस पैसेज को। चलिए, सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन गुड हेल्थ। जीवन में सफल होना इस बात पर निर्भर करता है कि आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा है। कीप योर बॉडी फिट बाय क्लीनलीनेस, फ्रेश एयर, रेगुलर हैबिट्स एंड सुटेबल रिक्रिएशन। आप अपनी बॉडी को फिट कैसे रख सकते हैं? ठीक, बाय क्लीनलीनेस, ठीक, सफाई से, शुद्ध हवा से, रेगुलर हैबिट्स, नियमित आदतों से, एंड सुटेबल रिक्रिएशंस, अच्छी मनोरंजन से आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। ये बॉडी फिट रखने का तरीका। मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग टू प्ले द गेम्स। खेल करके भी आप अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और टेकिंग रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, या तो आप नियमित शारीरिक व्यायाम करके भी आप स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अवॉइड एनीथिंग दैट विल सैप योर स्ट्रेंथ। ऐसे किसी भी चीज को आपको अवॉइड करना चाहिए जिससे आपकी शारीरिक या फिर मानसिक वृद्धि रुक जाए। ऐसे किसी भी चीज को आपको अवॉइड करके चलना चाहिए। स्मोकिंग किल्स द बॉडी एंड ब्रेन। स्मोकिंग अर्थात धूम्रपान जो है वो शरीर को और साथ साथ आपके मस्तिष्क को भी मार डालता है। बी टेम्परेट इन ऑल थिंग्स। सभी चीजों के साथ में धैर्य बना करके चलिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो। सभी चीजों के साथ में आपको एक पैसेंस बना करके रखना पड़ता है, उसको टेम्परेट बोलते हैं। धैर्य बना करके चलिए। एंड बिवेयर ऑफ ड्रिंक्स। और ड्रिंक्स यानी कि मदिरा पान से, शराब वगैरह पीने से सावधान रहे। क्यों सावधान रहे? इट इज द डेडली एनिमी। कौन? जो शराब है। इट इज द डेडली एनिमी ऑफ हेल्थ। ये जो रहता है ना, स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है शराब पीना। एंड एफिशिएंसी, ये और क्या करता है? डेडली द एफिशिएंसी, मतलब हमारे एफिशिएंसी मतलब काम करने की क्षमता, उसका भी डेथ कर देता है, उसको भी क्या कर देता है? ये कम कर देता है। अबव ऑल, ये सब तो करना ही है, बट रिमेंबर दैट, याद रखिए, दैट योर कैरेक्टर इज प्राइसलेस पोजीशन। इन सभी में सबसे ज्यादा अगर कोई कीमती चीज है तो वो है आपका कैरेक्टर। देयरफॉर, इसलिए, कीप इट अनटार्निश्ड, इसलिए आप अपने चरित्र को अकलंकित रखिए, उसमें किसी प्रकार का कोई दाग ना रहे, ऐसा जीवन जिए। बी ट्रूथफुल इन ऑल थिंग्स, सभी चीजों के साथ में सच्चा बने रहे। एंड कंसिडरेट टू एवरीबडी, और सभी लोगों के बारे में विचार करें। फेयर टू योर रिबल्स, अपने प्रतिद्वंदियों के साथ भी आप सच्चे बने रहे। काइंड एंड हेल्पफुल टू ऑल हु आर वीक एंड सफरिंग। काइंड मतलब दयालु, हेल्पफुल मतलब सहायता करने वाला। आप उन सभी लोगों के साथ में दयालु रहिए, मददगार बने रहिए जो कि वीक है और जो कि सफरिंग है, जो किसी चीज के साथ में, जो किसी चीज से पीड़ित है, गरीबी से पीड़ित है, बीमारी से पीड़ित है, ऐसे लोगों के साथ में आप मददगार बने रहे, दयालु बने रहे। ये इस पैसेज का हिंदी अर्थ है। मैं चाहूंगा कि इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करूं ताकि अच्छे से आपको समझ में आए और उसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप काफी इजी वे में दे सके। एक बार फिर से लेते हैं। सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन गुड हेल्थ। जीवन में सफल होना इस बात पर निर्भर करता है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं। कीप योर बॉडी फिट बाय क्लीनलीनेस, फ्रेश एयर, रेगुलर हैबिट्स एंड सुटेबल रिक्रिएशंस। आप अपनी बॉडी को, अपने शरीर को क्लीनलीनेस, सफाई से, शुद्ध हवा से, नियमित आदतों से और
एक निश्चित और अच्छे मनोरंजन के द्वारा आप अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग टू प्ले द गेम्स। गेम खेल करके भी आप अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। और टेकिंग रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, या तो आप नियमित शारीरिक व्यायाम करके भी अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। अवॉइड एनीथिंग दैट विल सैप योर स्ट्रेंथ। अवॉइड मतलब उसको अपने नजरअंदाज कीजिए। तो ऐसा कोई किसी भी चीज को आप अपने जीवन में नजरअंदाज कीजिए जो आपके स्ट्रेंथ को, जो आपकी शक्ति को, जो आपके शारीरिक विकास को रोक देता है। स्मोकिंग किल्स द बॉडी एंड ऑल्सो ब्रेन। स्मोकिंग जो है, धूम्रपान जो है, वो शरीर के साथ साथ मस्तिष्क को भी मार देता है। बी टेम्परेट इन ऑल थिंग्स। सभी चीजों के साथ में धैर्य बना करके चले, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। एंड बिवेयर ऑफ ड्रिंक्स। और शराब पीने से आप सावधान रहे। क्यों? इट इज द डेडली एनिमी ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी। क्योंकि ये जो है वह शरीर का सबसे बड़ा, स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। एफिशिएंसी, इसको भी डेथ कर देता है, यानी कि आपकी कार्य करने की जो क्षमता रहती है उसे भी ये कम कर देता है। अबव ऑल, इन सब के अलावा, रिमेंबर, याद रखिए, दैट योर कैरेक्टर इज प्राइसलेस पोजीशन। इन सब के अलावा याद रखिए, आपका जो चरित्र है वो सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा कीमती है। Therefore, keep it untarnished। इसलिए आप इसे अकलंकित रखें, मतलब आपके चरित्र में किसी प्रकार का कोई भी दोष ना रहे। आपको ऐसे जीवन जीना है। Be truthful in all things। सभी चीजों के साथ में सच्चा बना रहे। And considerate to everybody। और सभी के बारे में विचार करें, अच्छे विचार रखें। Fair to your rivals। आप अपने प्रतिद्वंदी के साथ में, अपने दुश्मन के साथ भी सच्चे बने रहे। आपको ऐसा जीवन जीना है। काइंड एंड हेल्पफुल टू ऑल। आपको हेल्पफुल टू ऑल हु आर वीक एंड सफरिंग। ऐसे लोग जो कि कमजोर है, जो कि गरीबी से, किसी बीमारी से पीड़ित है, उनके आपको उनके साथ में दयालु बने रहना है और मददगार बने रहना है। तो ये है इस पैसेज का हिंदी अर्थ। मैं इसके आगे दूसरा नियम बताऊं, उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप अपनी कॉपी में एक बार इसे नोट कर ले। क्योंकि होगा क्या कि मैं इसे मिटाऊंगा और क्वेश्चंस लिखूंगा, तो जब मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगा तो आप अपनी कॉपी में एक बार उसे खोजेंगे। क्योंकि मुझे तो ये है याद है कि कैसे कैसे कहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप उसको एक बार जरूर खोजेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगा। तो मैं चाहूंगा वीडियो 1 मिनट के लिए पॉज कीजिएगा और आप इसे अच्छे से लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट बात मैं आपको बताता हूं। ओके, अब अपनी कॉपी में अगर लिख लिया होगा, अच्छे से स्टडी कर लिया होगा, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। यहां पर आपको एग्जामिनेशन में लिख करके आता है, रीराइट द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। एक्चुअली में यहां पर रीराइट पहले तो बोलता है अच्छे से उसको लिखिए और समझिए। इसका अर्थ ये होता है ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस, और उसका जवाब दीजिए। अब पहला रूल मैंने बताया कि क्या करना होता है कि आपको पैसेज समझ में आए चाहे ना आए, 2 बार आपको उसको पढ़ना होता है। एक अच्छी बात जो सभी के साथ में होता है वो ये होता है कि जब आप कम से कम पैसेज को 2 बार पढ़ लेते हैं तो उसका बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर खोजने जाते हैं तो आपको जल्दी से मिल जाता है। और ये सभी हिंदी मीडियम वाले एक अच्छा काम ये करते हैं कि वो खोजते कैसे आंसर, देखिए उनका तरीका क्या होता है। जैसे वो लोगों ने ये पढ़ा तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही वर्ड खोजते हैं। हाँ, ऐसे ही वर्ड अगर सिमिलर मिल गया, ऐसी टाइप से मिल गया, तो फिर उस लाइन से लेकर के फुल स्टॉप लिख देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो ये तरीका है वो बिल्कुल भी यस सही है। ये आपका जो तरीका है वो बिल्कुल सही है। ऐसे ही आंसर खोजा जाता है। तो सभी हिंदी मीडियम वालों का जो तरीका है ये बिल्कुल सही रहा है। और मैं भी ऐसे ही, मुझे भी जब नहीं आता था इंग्लिश ठीक से तो मैं भी ऐसे ही खोजा करता था। बट इसके बावजूद जब हम आंसर लिखते थे तो पूरा का पूरा फुल मार्क्स नहीं मिलता था, क्योंकि कुछ तो भी गलतियां होती थी
और वो गलतियां होती थी ग्रामर में। तो अगर हम थोड़ा सा रूल जान ले तो इजी वे में अनसेफ पेसेस में सारा का सारा हम नंबर खींच सकते हैं, क्योंकि ये चिट मारने जैसा ही है, क्योंकि आपके सामने पूरा का पूरा खुला का खुला चिट रखा हुआ है, यानी कि आंसर के साथ में रखा हुआ है, आपको सिर्फ समझ करके उसका जवाब देना है। तो आइए वो कुछ रूल्स क्या होता है वो हम समझते हैं। ठीक है, देखिएगा, अगर क्वेश्चन में कहीं डज लिखा है, अगर क्वेश्चन में कहीं डज लिखा है तो उसका आंसर लिखते समय डज नहीं लिखना है, और साथ में क्या करना है, मेन वर्ब में एस या ईएस लगाना है। ये रूल बोलता है, फिर से एक बार बता दूं, जब आप आंसर लिखे तो अगर क्वेश्चन में डज लिखा है तो आंसर लिखते समय डज नहीं लिखना है, और मेन वर्ब में क्या करना आपको, एस या ईएस लगाना है। अगर वाक्य में प्रश्न में डू है तो आंसर लिखते समय भी डू को नहीं लिखा जाता। इस परिस्थिति में मेन वर्ब में भी कोई फर्क नहीं आता है। आपने अगर मेरा कई वीडियो देखा होगा तो मैंने बोला था चीजों को शॉर्ट वे में समझिए तो ज्यादा बेस्ट है। ये देखिए, इसको समझना कैसे है, अगर प्रश्न में डू दिया है तो आंसर लिखते समय डू को नहीं लिखना है। उस स्थिति में मेन वर्ब में भी कोई फर्क नहीं आता है, अर्थात मेन वर्ब में एस एस कुछ नहीं लगाना है, वैसे का वैसा ही आपको लिखना है। तो शॉर्ट तरीके से आप समझिए। अगर प्रश्न में डिड दिया है तो भी आंसर लिखते समय आपको डिड का प्रयोग नहीं करना है। उस परिस्थिति में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना होता है। ये कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, और भी रूल्स आएंगे जिनके मैं बताऊंगा, बट ये कॉमन मिस्टेक अधिकांश स्टूडेंट करते हैं, तो प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि आंसर कैसे लिखना है। किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया हो, आंसर हमेशा इस सीरीज में चलेगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी सीरीज में आपको जवाब देना है। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं और इसका आंसर समझते हैं कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन बोलता है, गिव अ सुटेबल हेडिंग टू द अबव पैसेज, अर्थात जो आपके पास पैसेज दिया गया है उसका हेडिंग क्या होना चाहिए। हेडिंग की जगह वो क्या कर सकता है, टाइटल भी लिखता है कई बार, सुटेबल टाइटल दीजिए। तो इसका शीर्षक क्या होगा ये पूछता है। तो रूल बोलता है सब्जेक्ट से लेकर के पूरा ऑब्जेक्ट तक पहले लिखिए। तो ये रहा सब्जेक्ट, यहां से पूरा लास्ट तक लिख लीजिए। तो यहां पर देखिए लिखना कैसा होता है, अ सुटेबल हेडिंग टू द अबव पैसेज। आपको रूल्स को फॉलो करना है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट तक लिखिए, क्योंकि आपको हेडिंग देना है, शीर्षक देना है। तो किसी भी चीज का शीर्षक जो रहेगा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत लिखा जाता है। तो आपने अच्छे से पढ़ा, तो मैं आपको बता दूं हेडिंग कैसे पहचानते। हेडिंग जो है पहचानने का 4 तरीका होता है, शीर्षक देने का 4 तरीका। पहला तरीका, वो वर्ड मतलब पैसेज में कोई एक वर्ड ऐसा रहेगा, स्ट्रांगली ऐसा वर्ड रहेगा जो एकदम शुरू में दिया रहेगा। दूसरा, या तो वही वर्ड लास्ट में दिया रहेगा। तीसरा, जो वही वर्ड जो रहेगा बार बार रिपीट मोड पे रहेगा। तो ये 3 तरीके हुए। चौथा तरीका है, अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है तो आप समझ करके किसी चीज का शीर्षक दे सकते हैं। जैसे कि आपने कभी बचपने में सुना होगा प्यासे कौवे की कहानी। एक कौवा था, बहुत प्यासा था, समथिंग, ये कहानी सभी जानते हैं। अगर आपको बोले कि भाई इस कहानी का शीर्षक क्या क्या हो सकता है, तो आप चूंकि आप बड़े हो चुके हैं, समझ सकते हैं, तो आप क्या दे सकते हैं, चतुर कौवा बोल सकते हैं, प्यासा कौवा बोल सकते हैं, समथिंग ऐसा बहुत सारा आप हेडिंग देकर के कहानी बना सकते हैं। तो मेन जब आपको सार समझ में आ जाता है तो अपने से हेडिंग दे देते हैं, ये सबसे बड़ी सुविधा है। अगर आपको सार समझ में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, 3 तरीका है। कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड बार बार रिपीट मोड पे रहेगा, कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड एकदम शुरू में दिया रहेगा, या तो एकदम लास्ट में दिया रहेगा। क्योंकि मैंने हिंदी में इस पैसेज को समझाया तो आप समझ सकते हैं ये पूरा का पूरा स्वास्थ्य के बारे में लिखा हुआ है। तो आप लिख सकते हैं क्या, गुड हेल्थ, गुड
हेल्थ, ऐसा करके आप हेडिंग दे सकते हैं। तो ये उसका सुटेबल टाइटल होगा। या फिर आपको आता है अच्छी तरीके से तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य का महत्व। ऐसे बहुत सारे हेडिंग अगर आपको समझ में आ गया तो लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा हेडिंग दिया है, गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, ये इसका शीर्षक मैं देना चाहता हूँ। ओके, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन बोलता है व्हाट डज सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन। तो जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो आपको याद होगा पहला ही लाइन में ये दिया हुआ है, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स, यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा, डिपेंड ऐसा करके लिखा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप नेचुरली है, आप बिल्कुल सही करेंगे, वहीं पर आपका आंसर दिया हुआ है। तो आंसर लिखने का तरीका पहले समझते, फिर आंसर क्या है वो समझेंगे। तो आपको लिखना कहाँ से है, यहाँ से, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, तो आप देखिएगा हेल्पिंग, ये जो डू डज डिड वगैरह कैन कुड हेल्पिंग वर्ब जो मैंने बताया ना, उसके पहले के इधर का छोड़ दो, उसके बाद का जो रहेगा ना इसी सीरीज में जमा रहता है, तो ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, वहां से लिखना स्टार्ट कीजिए। यहां पर आ जाएगा सक्सेस इन लाइफ डिपेंड। अब थोड़ा रुकते हैं और रूल को समझते हैं। रूल बोलता है अगर सेंटेंस में डज है तो आंसर लिखते समय डज नहीं लगाना, आपको नहीं लिखना है। उस परिस्थिति में फिर आगे क्या करना है, मेन वर्ब में एस या ईएस लगाना है। तो यहां पर लग जाएगा रूल के अनुसार एस, डिपेंड्स। तो सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन गुड, आपने देखा है, आपको स्लाइन पे दिख रहा होगा, गुड हेल्थ, ये उसका आंसर होगा जो कि बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, अच्छा हाँ, तो ये समझ में आ गया होगा। फर्ज करो कि यहां पर डू होता, इस रूल को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ले रहा हूं। अगर यहां पर डू होता तो फिर से वैसे लिखते, तो बोलता है आंसर में डू को नहीं लिखना, नहीं लिखा हमने। बोलता है मेन वर्ब में एस एस, मेन वर्ब में कोई फर्क नहीं आएगा, तो यहां पर एस वगैरह हट जाता। फर्ज करो कि यहां पर डिड होता है, तो पूरा का पूरा वैसे लिखते, आंसर में डिड नहीं लिखना है। मेन वर्ब जैसे आएगा उसका क्या लिखना है, सेकंड फॉर्म। तो डिपेंड का क्या हो जाएगा, डिपेंडेड, ये उसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अपने पास है डज, तो डज हटने पर क्या लग जाता है, मेन वर्ब में एस एस लग जाता है, तो ये होगा उसका सही आंसर। यही मिस्टेक होता है, ओके, यही मिस्टेक होता है। तो अब मुझे लगता है कि समझ गए होंगे कि किन परिस्थितियों में इसको हटा करके वर्ब का कौन सा फॉर्म रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन बोलता है हाउ कैन वी मेंटेन गुड हेल्थ, हम अच्छा स्वास्थ्य कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। तो इसका जवाब देंगे, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, ये रहा वी, फिर हेल्पिंग वर्ब। केवल क्वेश्चन का जब आंसर देते हैं तो हटता है तो डू डज डिड ही हटता है और कुछ नहीं हटता। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले लिखा हमने क्या, सब्जेक्ट वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये कैन आएगा यहाँ पर, उसके बाद पूरा का पूरा मेन वर्ब ऑब्जेक्ट पूरा पूरा लिखिए। हाउ कैन वी मेंटेन गुड हेल्थ, हम अच्छे स्वास्थ्य कैसे बना करके रख सकते हैं। तो वी कैन मेंटेन गुड हेल्थ बाय, अब आपको बताना होगा कि आप कैसे अच्छा स्वास्थ्य बना के रख सकते हैं। बाय, आप अपने से भी लिख सकते हैं या फिर क्वेश्चन से देख सकते हैं। बाय टेकिंग exercise, EXERCISE, by taking exercise, to play games, खेल खेल करके भी आप अच्छा स्वास्थ्य बना सकते हैं, ठीक। टेकिंग फ्रेश एयर, ऐसा बहुत सारे लिख सकते हैं, टेकिंग फ्रेश एयर। और उसमें आप देख सकते हैं सेकंड लाइन पे समथिंग लिखा होगा कि सुटेबल हैबिट्स, या फिर किसी प्रकार का कोई आदत है, या फिर किसी प्रकार का कोई एंटरटेनमेंट है, इस प्रकार से आप लेकर के भी इस सेंटेंस को आप बढ़ा करके लिख सकते हैं। आप उसमें आंसर देखिएगा, यहाँ पर तो मैंने अपने मन से लिखा है, बट आपके पास स्पेसेस लिख करके रखा होगा तो उसमें ध्यान से देखेंगे बहुत सारा लिखा है, बाय फ्रेश एयर,
समथिंग ऐसा कुछ लिखा होगा, प्ले गेम्स अगर लिखा होगा उस पूरे लाइन को आप लिख देंगे। बट आपको सेंटेंस में ये मेंटेन जरूर करना है, सबसे पहले आना चाहिए क्या, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब कैन, उसके बाद पूरा का पूरा लिख करके कैसे उसको हेल्थ को मेंटेन करना है, वो पूरा का पूरा आंसर आपको पैसे से मिल जाएगा। ये मैंने अपने से मन से लिखा। फिर चौथा क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज योर प्राइसलेस पोजीशन, आपके लिए कीमती चीज क्या है। तो आपको क्या क्या जवाब देना पड़ता है, तो ऐसे लिखेंगे, याद रखिएगा। अब यहां पर देखिए ये आपसे पूछ रहा है, जैसे कि मैं पूछूं कि व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या जवाब देंगे, माई नेम इज। तो आपको यूर से पूछता तो उसका जवाब आपको माई में जाना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हम जानते हैं बट अभी ध्यान नहीं देते तो समझ में नहीं आता, तो जैसे का तैसा हम लोग नोट कर देते। तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए, थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, तो आप जवाब देना भी सीख जाएंगे। यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज योर प्राइसलेस पोजीशन, आपके लिए कीमती चीज क्या, आपके लिए पूछ रहा है तो आप अपने से बताओगे कि मेरे लिए कीमती चीज क्या है। तो आप यूर की जगह लिखोगे माई प्राइसलेस पोजीशन इज कैरेक्टर। आप लिख सकते हैं कैरेक्टर की जगह गुड कैरेक्टर, CHER, ये आप लिख सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं माई प्राइसलेस पोजीशन इज कैरेक्टर। तो इस प्रकार से आपने पैसेज को पढ़ करके अच्छी तरह से जवाब देना है। इनमें आपको क्या करना है, कुछ जो हेल्पिंग वर्ब्स का रूल है उसे ध्यान में रखना है, तो आप बहुत ही इजी तरीके से किसी भी पैसेज का आंसर दे सकते हैं। फर्ज इतना है कि इसको कम से कम आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अधिकांश स्टूडेंट, कम से कम 95 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऐसे पैसेज का कभी भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसी कारण से वो हैबिट नहीं बनता है। तो फलस्वरूप क्या होता है कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो उसको पढ़ने की इच्छा नहीं होती, तो जैसे तैसे हम उसको निपटा देते हैं और आपको लगता है कि कम से कम यार अगर 10 नंबर का है तो 4-5 तो मैं खींच लूंगा, ऐसा सोच लेते हैं। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रामर मिस्टेक होता है। तो मैंने अपने तरीके से प्रयास किया कि पैसेज को आपको कैसे हल करना है। अगर मेरे समझाने में किसी प्रकार की कोई कमी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और किसी प्रकार का आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो, ताकि बाकी लोगों को भी फायदा होते रहे। इसी बात के साथ अपने मैं इस टॉपिक को ही स्टॉप करता हूँ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।